अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 22 को पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में। ये लेक्चर हमारे पास तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर देख सकते हैं आप कितने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं। यूट्यूब पर जो बाकी लेक्चर्स हैं वो सिर्फ उन्होंने ओवरव्यू दिए हुए, तो इसलिए उनके शॉर्ट वीडियोस हैं। लेकिन मैं इस लेक्चर में आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, कोड करके भी सिखाऊंगा, और जो जहाँ पर थोड़ा मुझे डिटेल समझाना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको ऑब्वियसली समझाऊंगा। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो वीडियो को ज़रूर से मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने इन टॉपिक्स की तरफ। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेल में कवर अप क्या करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने बिट वाइज ऑपरेशन जो हम लोगों ने पढ़े थे उसकी जो मैनिपुलेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ किस तरह से की जाती है ये देखना है। देन उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स में भी 3 टाइप्स हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्चर, और ये सारा का सारा जो है ये प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्चर है, इसको भी हम लोगों ने रीड करना है, जिसमें हमारा डिसीजन मेकिंग सिंबल्स आ जाते हैं, लूप्स आ जाती हैं, और फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें, एरेस, पॉइंटर आ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है बिट मैनिपुलेशन। ये टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, लेकिन इस लेक्चर में आपको दोबारा बता रहा हूँ छोटा सा ओवरव्यू कि बिट हमारे पास क्या होती है। बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी होती है। हमारे पास जो 8 बिट्स होती हैं वो 1 बाइट के इक्वल होती है, और 1 बाइट क्या होती है जिसके अंदर हमारा जाके एक कैरेक्टर स्टोर होता है। अब कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो हमारे पास जीरोज और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो जीरोज और 1 है ये हमारे पास कहलाता है बिट, सही है। जो 1 इसमें होता है वो होती है ऑन बिट, और जो 0 होता है उसको कहा जाता है ऑफ बिट। नेक्स्ट है हमारे पास बिट वाइज मैनिपुलेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ बिट वाइज मैनिपुलेशन को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि अगर आप लोगों को किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू में कुछ ऐड करना हो तो उसका जो सिंटेक्स है वो ये पहली लाइन में लिखा हुआ है a = a+1, इस तरह से ऐड किया जाता है। बट बिट वाइज मैनिपुलेशन को कहते हैं कि आप इतना बड़ा सिंटेक्स ना लिखें, बजाय इसके कि आप उसको वेरिएबल को स्किप करके उसका जो ऑपरेटर है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले लिख दे। बाय द वे असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू को ऑपरेटर कहा जाता है, जो कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरिएबल क्या है वो हम इसी लेक्चर में भी आगे थोड़ा सा जाके देखते हैं। इसको मैं आपको एक नज़र प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैंने ना सबसे पहले तो अपने बॉयलर प्लेट बना लिया, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ इंट a के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो a है इसके अंदर मैं वैल्यू एंटर करा लूँ, डायरेक्ट ही करा लूँ बगैर इनपुट किए 3 वैल्यू। अब अगर मैं सी आउट कराऊँ फिलहाल a को और इसको रन करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। नो सरप्राइजेज डैड। आप लोग भी कहोगे कि यार ये क्यों हमें बताया जा रहा है, ये 3 ही प्रिंट होगा, नो सरप्राइजेज डैड। बट लेकिन अगर मैं यहीं पर एक स्टेटमेंट डाल दूं कि a = a+1, कि a की जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो, और अब मैं अगर जो है a को प्रिंट कराऊं तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आएगी तो देखते हैं। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो इस दफ़ा देखें एक तो मेरे पास 3 आई वैल्यू, क्योंकि मैंने ये सी आउट लगा रखा था। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये तंग ना करे, और दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ और देखें इस दफ़ा मेरे पास वैल्यू आई है 4। ठीक है, ये 4 कैसे आई देखें। यहाँ पर पहले मेरे पास वैल्यू थी 3, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है इसने कहा कि a की वैल्यू में प्लस कर दो 1, तो ये हो गया 4, राइट। अब लेकिन बिट वाइज मैनिपुलेशन असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ वाली लाइन हमें क्या कहती है, वो हमें ये कहती है कि आप लोग इसको इस तरह से सोल्व ना करें, बल्कि उसके बजाय उन्होंने एक तरीका बताया, वो ये तरीका कि आप लोग इसको a लिखें, ऑपरेटर डालें, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और 1 लिख दें। तो इस तरह से भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या उनकी बात सच है या गलत है। इसको मैं अगेन रन करके देखता हूँ क्या मेरे पास 4 आंसर आता है, नहीं आता। तो देखें मेरे पास 4 आंसर जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास बिट वाइज मैनिपुलेशन विद असाइनमेंट ऑपरेटर वाले लोगों ने ठीक कहा है। सिमिलरली जो बाकी ऑपरेटर्स हैं इसमें एंड है और ये कैरेट है एक्सोर वाला, इसको भी आप लोग इसी तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग ये खुद से ट्राई आउट कीजिएगा, मैंने आपको पहले वाला समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है वेरिएबल का। हो सकता है कि ये डेफिनेशंस, एमसीक्यूज, इसका सिंटैक्स वगैरह आपके एग्जाम में पूछा जा सके। वेरिएबल होते कि एक्चुअली वेरिएबल हमारे पास नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करा के रखते हैं। इसके मैं आपको एनालॉजी कुछ इस तरह से दे सकता हूँ, जिस तरह से आप लोग के घरों में जो किचन में मसालों वाले डब्बे होते हैं, हर एक डब्बे में मुख्तलिफ मसाला जात वगैरह पड़े होते हैं। तो उन डब्बों का काम क्या होता है कि उन मसाला जात को स्टोर करके रखना। सिमिलरली आपके घरों में जो पानी वाली टंकी होती है उसका काम क्या है, पानी को स्टोर करके रखना। तो सेम इसी तरह से जो हमारी मेमोरी होती है इसके अंदर भी ब्लॉक्स बने होते हैं।
अब उन ब्लॉक्स का काम क्या होता है कि हमारे डेटा को स्टोर करा के रखना। अब उन ब्लॉक्स का नाम क्या है, उन्हीं ब्लॉक्स को कहा जाता है वेरिएबल, राइट। अब वेरिएबल बनाने का जो तरीका है C++ में वो ये है कि सबसे पहले आपको डेटा टाइप देनी होती है और उसके बाद वेरिएबल का नाम और लास्ट में एक सेमीकोलन लगाना होता है। नाउ डेटा टाइप क्या है ये हम इसी के बाद वाले जो है सेगमेंट में पढ़ते हैं। और वेरिएबल का नाम जो है, वेरिएबल का नाम कोई भी आप लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंट आई। अब जिसमें जो इंट है वो हमारे पास डेटा टाइप है और जो आई है वो मेरे पास वेरिएबल का नाम है और लास्ट में अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स सेमीकोलन डालेंगे। अब डेटा टाइप मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक वेरिएबल बना के दिखा देता हूँ VS कोड में। बल्कि बनाना क्या है, ये जो हमने अभी ये बनाया ना इंट a, ये मैंने वेरिएबल ही बनाया था जिसके अंदर मैंने ये 3 वैल्यू को स्टोर करा के रखा था। अगर मैं ये वेरिएबल ना बनाता ना, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ये कट कर दिया और अब मैं अगर इसको मैं रन करूँ तो देखना मुझे एरर मिलेगा। देख रहे हो, वो कहता है कि आपका जो a है ये डिक्लेयर ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या होता है कि वेरिएबल बनाना होता है, वेरिएबल बना के देन हम लोगों ने उसको उसके अंदर जो है डेटा को एंटर करना होता है, राइट। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग अपने डेटा टाइप की तरफ के डेटा टाइप एक्चुअली में होता है। तो डेटा टाइप हमारे पास ये होता है कि डेटा टाइप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विच टेल्स द कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाउ द प्रोग्रामर इंटेंड टू यूज द डेटा। डेटा टाइप हमारे पास क्या क्लासिफाई करती है कि वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, कंपाइलर इंटरप्रेटर का तो पता होगा ना, जो हमारे कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। तो हमारे कोड को 0-1 में जो ट्रांसलेट करता है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। अब ये जो डेटा टाइप्स हैं ये हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर को ये बताती हैं कि जो प्रोग्रामर हैं, जो आप कोड कर रहे हैं, जो आप उसको डेटा दे रहे हैं वो किस टाइप का है। मतलब कि वो एक स्ट्रिंग है या वो एक कोई करैक्टर है या वो कोई इंटीजर है या वो कोई रियल नंबर है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं एक डेटा को दूसरे डेटा से। तो हमारे पास यहाँ 4 एक डेटा टाइप्स हैं, आपके हैंड्स आउट में लिखी हुई थी। उनमें से पहली है इंट, जो कि हमारे पास होल नंबर्स को होल्ड करती है। होल नंबर्स कौन से होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक विद 0, सही है। माइनस का कोई नंबर ले ले, प्लस का कोई नंबर ले ले, 0 बेशक ले ले, तो वो आप लोग इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप के साथ, ठीक है। दूसरे नंबर पे है फ्लोट। फ्लोट हमारे पास रियल नंबर स्टोर कराता है। इंट में मसला ये है कि ये हमारे पास रियल नंबर स्टोर नहीं कराता। रियल नंबर से मुराद क्या है कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जैसे 15.5, 12.5, ये जो पॉइंट वाले नंबर है ना, ये इंटीजर स्टोर नहीं कराता। इंटीजर होल नंबर स्टोर कराता है। लेकिन अब कभी हमें ज़रूरत पड़ भी सकती है यार पॉइंट वाले नंबर, जैसे परसेंटेज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल होती है, उसके लिए डेटा टाइप इस्तेमाल होती है फ्लोट। सिमिलरली अब यहाँ फ्लोट में भी एक मसला आया था कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी तादाद में हो जाते हैं, बहुत ही बड़ा नंबर आ जाता है। तो फ्लोट जो है वो 4 बाइट रिजर्व करता है मेमोरी में, तो ये इतना ज़्यादा डाटा नहीं होल्ड कर पाता। तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए एक नई डाटा टाइप आई जो कि थी डबल। डबल हमारे पास बिगनर नंबर को स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल होती है। लास्ट में हमारे पास करेक्टर, जिसको कैर भी बोला जाता है, ये हमारे पास सिंगल करेक्टर स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम लोग सिंगल कोड में लिखते हैं। अब इन चारों डेटा टाइप्स का मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ VS कोड में हल करके। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया a नाम से इंटीजर। इसके अंदर मैंने जो वैल्यू दी, फर्ज करें 14 दी। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, इसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो मेरे पास जो है 14 प्रिंट होके आ जाएगा। नो सरप्राइज इज डैट 14 आ गया प्रिंट होके। बट इसके अंदर अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू देना चाहूँ, देखें 14.5 दी मैंने, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो जैसे मैंने 14.5 दी तो इसने पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दी, मुझे सिर्फ 14 प्रिंट करके दे दिया दोबारा, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू प्रिंट ही नहीं की, ठीक है। तो इससे पता लगा कि इंटीजर में हम लोग पॉइंट वाली वैल्यू नहीं दे सकते। इसके बरक्स अगर मैं इसकी डेटा टाइप को फ्लोट कर दूं, यहाँ पर फ्लोट करके अब इसको मैं अगर रन करूं, उससे पहले मैं ये जरा टर्मिनल क्लियर कर दूं ताकि ये नई लाइन में प्रिंट हो। अब मैं इसको अगर वो रन करूं तो देखिए मेरे पास यहाँ 14.5 प्रिंट हुआ आ गया। अब इसने मुझे रियल वैल्यू दी। अच्छा, उसके बाद था हमारे पास एक डबल भी बिल्कुल सिमिलर है। वो जब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ना, तब यूज होता है। लास्ट में हमारे पास करेक्टर। अब करेक्टर हमारे पास किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये एक्चुअली में हमारे पास सिंगल करेक्टर को स्टोर करती है। अब सिंगल करेक्टर में कोई भी करेक्टर आ सकते हैं, वो हमारे पास कोई भी एक करेक्टर हो सकता है और इसको ना सिंगल कोड में लिखा जाता है। अब सिंगल कोड में जैसे मुझे ए प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ ए लिख के अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर मुझे ए जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर नंबर भी प्रिंट कराना चाहूँ तो नंबर भी मैं एक प्रिंट करा सकता हूँ इस तरह से, तो ये नंबर भी मेरे पास करेक्टर की शक्ल में प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह इसके अंदर मैं स्पेशल करेक्टर भी दे सकता हूँ, जैसे ये कैरेट का सिंबल है, मैं इसको अगर रन करूँ तो देखिए मेरे पास कैरेट का सिंबल प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक करेक्टर को सिर्फ स्टोर करा के रख सकते हैं।
लेकिन अगर मैं इसके अंदर इतनी सारे करेक्टर डाल दूं, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर एरर्स आ गया कि आप लोग इसके अंदर सिर्फ एक करेक्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स जो कि हमारे पास किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। 3 किस्म के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं C++ में। एक है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 19 में इसका सफाया कर दिया था, बट अरिथमेटिक ऑपरेटर और जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये क्या है, इनको हम लोगों ने पढ़ना है आज। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे पास ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। नाउ एडिशन का भी आपको पता है 2 वैल्यूज को ऐड कराना, सब्ट्रैक्शन 2 वैल्यूज को माइनस कराना, मल्टीप्लाई का यहाँ सिंबल होता है स्टार, तो ये आप लोगों ने याद रखना, 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना है। डिवाइड क्या कराएगा? 2 वैल्यूज को डिवाइड करेगा और उसका क्वोशंट आप लोगों को रिटर्न कर देगा। जबकि मॉडुलस ऑपरेटर भी डिवाइड करता है, बट ये आपको क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। इन दोनों का भी मैं फर्क बता देता हूँ और इन चारों को भी आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले 2 वेरिएबल बनाऊँ, एक का नाम रखता हूँ A और उसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ 5, और दूसरे का नाम मैं रखता हूँ B और उसके अंदर वैल्यूज मैं रख देता हूँ 4। ठीक है, ये 2 मैंने वेरिएबल बना लिए। अब मैं अगर चाहता हूं कि A+B कराऊं तो मैं C आउट लिखूंगा A+B। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मेरे पास नो सरप्राइजेस डैड, मेरे पास 5+4 जो कि 9 होके प्रिंट होके आ जाएगा। अगर मैं इनको माइनस कराऊं तो यहाँ पर मैं माइनस से इसको चेंज कर दूंगा, और अब मैं अगर इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास 1 प्रिंट होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराना चाहूँ तो मैं इनके दरमियान ये स्टैरिक लगाऊंगा, और अब इसको मैं रन करूं तो 5 चौका 20 होके मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। और अब अगर इसको मैं डिवाइड कराऊं तो डिवाइड और मॉडुलस को समझने से पहले मैं आपको इसको ना रफ आइडिया समझा देता हूं, फिर इसकी तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको डिवाइड और मॉडुलस के दरमियान फ़र्क बता देता हूँ। फर्ज करें कि मेरे पास जो A की वैल्यू है वो इस टाइम है 13 और जो B की वैल्यू है वो है मेरे पास 2। तो अब मैं चाहता हूँ कि A को डिवाइड करूँ B के साथ। तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है? सिंपल, यहाँ आप लोग 2 लिखते हैं और यहाँ पर आप लोग 13 लिखते हैं, तो 2 6 12 हो जाएगा, और जो 13 में से 12 गया बाकी बचेगा 1। सही है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास इस डिवीजन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेरे पास क्वोशंट और एक होता है मेरे पास रिमाइंडर। ठीक है, अब ये जो क्वोशंट है ये उस वक्त मुझे जवाब में मिलेगा जब मैं यूज करूंगा A/B, और जो रिमाइंडर है ये मुझे उस वक्त जवाब में मिलेगा जब मैं यूज करूंगा A/B। तो यहाँ पर देखिए जो A/B है, अगर मैं इसी 2 वैल्यूज के ऊपर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? 6। सिमिलरली अगर मैं A/B इस्तेमाल करूं तो तब मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए? 1। सही है। तो ये दोनों में इस तरह से थोड़ा सा फर्क था। अब मैं आपको इसको VS कोड पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से A की वैल्यू को चेंज करके 13 कर देता हूँ और B की वैल्यू को चेंज करके 2 कर देता हूँ, और इन दोनों का जो सिंबल है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देते हैं। और अब इसको मैं अगर रन करूँ तो देखना मेरे पास 6 प्रिंट होके यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड का सिंबल यूज़ किया तो मेरे पास 6 प्रिंट होके आ गया। बट इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करके अब इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे देखिए 1 प्रिंट हुआ आ गया। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अब हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं कंडीशंस में। ये 3 टाइप्स के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नोट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है? दोनों कंडीशंस को चेक करता है कि क्या दोनों ट्रू हैं। अगर तो दोनों ट्रू हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता था? ट्रू आ जाता था। सिमिलरली और ऑपरेटर हमारे पास क्या करता था? वो हमारे पास ये वेरीफाई करता था कि दोनों जो ऑपरेटर्स हैं उनमें से एक ट्रू होना चाहिए। अगर एक ट्रू है तो वो ओवरऑल ट्रू कर देता था। नोट क्या करता था? ट्रू होता था तो फॉल्स, फॉल्स होता था तो ट्रू कर देता था। तो इसको हम लोग कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मैं आपको चलें एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ तीनों की। तो लॉजिकल ऑपरेटर को समझाने के लिए मुझे यहाँ पर कंडीशंस का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं, तो वो हम इसी लेक्चर के थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अब कंडीशंस को समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंडीशन क्या कर सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि क्या मेरा जो A का नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए B के। अगर तो मेरा A का नंबर ग्रेटर देन है B के, यानी कि A की वैल्यू है जो कि 13 ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से। अगर तो वो ग्रेटर देन है देन मेरे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो जिसके अंदर लिखा हो यस योर नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड। अगर इन केस मेरे पास पहली वैल्यू फॉल्स हो जाती है देन मैं कहूँगा कि मैं ये वाली कंडीशन यूज़ करूँ नो योर नंबर
इज लेस देन सेकंड, और इसको मैं अगर रन करूँ यहाँ से तो मेरे पास देखिए क्या प्रिंट हुआ आ रहा है, येस योर नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। क्यों? हमारा 13 ग्रेटर देन द 2 के। अगर मैं इनको रिवर्स कर दूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर इसको बी कर देता हूँ और जो बी है इसको मैं ए कर देता हूँ, और अब इसको मैं अगर रन करूँ तो देखें मुझे एल्स वाला पार्ट नज़र आएगा, नो योर नंबर इज़ लेस देन सेकंड। सही है। तो अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास ये वाला ऑपरेटर, ये वाला सी आउट रन होगा। अगर मेरे पास फॉल्स हो जाती है तो ये, बट ये तो एक रिलेशनल ऑपरेटर है ना, ए ग्रेटर दैन बी, बट हमने तो कहा कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि ना, मैं ये कर सकता हूँ कि ए ग्रेटर दैन बी भी हो और एंड का ऑपरेटर लगाऊँ, और जो ए है वो इक्वल टू किसके इक्वल टू होना चाहिए, फर्स्ट करें 13 के इक्वल होना चाहिए, देन ये मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट चले। तो इसको भी मैं दोबारा से फिट कर देता हूँ और इसको मैं बी कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखें मेरे पास क्या प्रिंट हुआ आएगा, येस योर नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ए ग्रेटर देन भी बी है, देखें 13 ग्रेटर देन 2, ओके, एंड 13 इक्वल टू 13 है, ए की वैल्यू 13 इक्वल 13 है, तो हाँ ये है। अगर इन केस में यहाँ 12 भी कर दूँ, ये देखें मैंने यहाँ 12 कर दिया, अब देखना ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। मैंने इसको रन किया और लास्ट में यहाँ पर देखें नो योर नंबर इज लेस देन सेकंड। ठीक है, हालांकि सेकंड से लेस देन नहीं है, बट मैंने जो कंडीशन है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया। ये हम लोग इसको बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए यही कि हम लोग इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर को कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्चर में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, और ये काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी इसको बोला जाता है। सो हमारे पास 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कहने होते हैं। एक होता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, एक होता है डिसीजन और एक होता है लूप। ये जो येलो में आपको नज़र आ रहे हैं ना हाईलाइट किए हुए, ये इनके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में होता है क्या है कि आपका जो कोड है मुकम्मल प्रोग्राम वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे 10 लाइनों का कोड है तो वो हर लाइन एग्जीक्यूट होगी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इसी तरह 10 तक। इसको बोला जाता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। डिसीजन एग्जीक्यूशन क्या होती है? डिसीजन एग्जीक्यूशन जो अभी हमने देखी ना इफ वाली, अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया लॉजिकल ऑपरेटर्स में कि एक अगर ब्लॉक चलता है तो दूसरा नहीं चलता, दूसरा चलता है तो पहले वाला नहीं चलता। सही है ना? तो इस तरह के अगर हमने कभी लॉजिक्स बनाने हो तो हम डिसीजन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जो हमने अभी देख भी चुके हैं। सही है। और लास्ट में हमारे पास 3rd नंबर पे लूप्स हमारे पास क्या करते हैं, किसी भी काम को रेपिटेटिव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे प्रोग्राम के जरिए सी आउट के जरिए 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग प्रिंट करके दिखाओ, तो आप लोगों के पास 2 तरीके होंगे इसको करने के। पहला तरीका ये कि आप लोग 1000 लाइनों का कोड लिखें और हर लाइन में सी आउट लिखें 1, फिर सी आउट 2, फिर सी आउट 3। तो इस तरह आप लोगों को 1000 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। बट उससे भी बेहतर तरीका यह है कि आप लूप्स इस्तेमाल करें। लूप्स के अंदर आप लोग 3 लाइनों में इसको 1000 तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी हम लोग इसका भी एग्जांपल देखेंगे, आगे आ रही हैं ये टॉपिक्स। तो बने रहे वीडियो में, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं हम लोग डिसीजन पे। सिक्वेंशियल सिंपल है कि हर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। डिसीजन में ये है इफ़ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट होती है इफ़ है, इफ़ एल्स है और स्विच है। ये 3 स्टेटमेंट्स है इसमें डिसीजन में। इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास करती क्या है, उसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो इफ़ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखेंगे, और देन कंडीशन के बाद यहाँ पर इफ़ ब्लॉक का कोड लिखेंगे, उसके बाद एल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन मेरे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर मेरे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है देन मेरे पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर ये मेरे पास कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है देन मेरे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा इफ़ वाली स्टेटमेंट में, अभी हम लोगों ने जो लॉजिकल ऑपरेटर में समझा, देखें जब मेरी कंडीशन ट्रू हो रही थी तो मेरे पास ये इफ़ वाला ब्लॉक ये वाला जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था। बट जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही थी तब ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तब ये स्किप होके ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा था। तो इस तरह के अगर लॉजिक्स आप लोगों ने बनाने हैं कि जब एक ब्लॉक चले तो दूसरा ना चले, अगर दूसरा चले तो पहला ना चले, तो आप यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट। इसको मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों ने ये समझ लिया अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास लूप्स। लूप्स बड़े काम की चीज़ हैं, ये हमारे काम को ऑटोमेट कर देती हैं। लूप्स हमारे पास किसी भी चीज़ को रेपिटेटिव करने के लिए काम आती है। ठीक है, जो सेम चीज़ हो रही है उसको रेपिटेटिव करना हो तो हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहली लूप है, 3 किस्म की लूप होती है, एक वाइल, एक डू वाइल और एक होती है हमारे पास फॉर लूप। वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है कि वाइल लूप में सबसे पहले आप लोग लिखते हैं वाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन डालते हैं और यहाँ पर जो कोड आप लोगों ने एग्जीक्यूट कराना है वो आप लोग लिखते हैं। तो इसका भी उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर वाइल लूप के लिए वही एग्जांपल दे देता हूँ कि 1 से लेकर 1000 तक अगर हम
हमने गिनती प्रिंट करानी हो तो हम लोग किस तरह से कराएंगे। तो इसके लिए सिंपल से मैं वाइल का सिंटैक्स लिखूंगा, कंडीशन में ये डालूंगा कि जब तक ए मेरा ग्रेटर देन बल्कि लेस देन है मेरे पास 1000 के, तब तक मेरा ये जो लूप है वो चलता रहेगा। और इसके जो कोड में मैं क्या लिख दूंगा कि सी आउट करा दो ए को और एक एंडल लगा लूंगा ताकि मेरा हर एलिमेंट अगली लाइन पे प्रिंट हो आए। यहाँ तक करने के बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि आपने ए की वैल्यू को बढ़ाना भी है। वो किस तरह बढ़ाएंगे, वो हमने जो अभी बिट मैनिपुलेशन विद असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा ना, a प्लस इज इक्वल टू 1, इससे हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं अब इसको ज़रा रन करके देखूं तो आप देखें मेरे पास 1 to 1000 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये मेरे पास प्रिंट हो रही है। तो ये प्रिंट होते होते जैसे ये 999 तक गई तो स्टॉप होगी, बस 1000 नहीं प्रिंट हुआ। तो 1000 प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल इक्वल टू भी साथ डाल देंगे। तो अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास ये प्रिंट होना शुरू हो गई है और अब देखें मेरे पास 1000 में प्रिंट हुआ आ गया। अच्छा, ये जो बिट असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस प्लस, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये सेम ही वर्कआउट करती हैं। तो आप या इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। अब आपको समझ आ रही है कि वाइल लूप कितना ज़्यादा हमारा काम आसान कर रहा है। जो कोड मैं 1000 लाइनों में लिखने वाला था वो मैंने इन 3 लाइनों में लिख के फारिग भी कर दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास डू वाइल लूप। ये बिल्कुल सेम काम करता है हमारे पास वाइल लूप के, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है वो ये कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, शुरू में ही फॉल्स हो जाती है, देन भी हमारी कोड की पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। मतलब ये इसका सबसे पहले सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले आपको लिखना होता है डू, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना कोड लिखना होता है और लास्ट में लिखना होता है वाइल कंडीशन और आखिर में एक सेमीकोलन लिखना होता है। तो अभी जो हमने प्रोग्राम देखा ना वाइल लूप वाला, इसके अंदर क्या था कि हमारा जो वैल्यू थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी और जाके 1000 तक ख़त्म हो रही थी। अगर मैं शुरू में ही यहाँ पर 1000 लिख देता, ये देखो 1000 नहीं बल्कि चले 1100 अगर मैं लिख देता, जाओ कि मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही थी। और अगर मैं इसको रन करता, उससे पहले ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और अगर मैं इसको अब ज़रा रन करके देखूँ तो देखें मेरे पास प्रोग्राम चला ही नहीं। मैं इसको एक दफ़ा क्लियर करके दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ कि मेरे पास प्रोग्राम नहीं चला। देखा, ये देखे प्रोग्राम नहीं चला मेरा। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा यार कुछ मसला आ रहा है पीछे से, कुछ वेरिएबल में वैल्यू गलत हो गई है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मेरे पास डू वाइल लूप इस्तेमाल होती है। तो डू वाइल लूप को यहाँ से सबसे पहले तो इसको रिमूव करता हूँ मैं। तो डू वाइल लूप को इस तरह लिखा जाता है डू, और यहाँ पर आपका कोड लिखा जाता है वहीं वाला सेम, सी आउट ए प्रिंट हो और एक एंडल प्रिंट हो जाए। और कंडीशन में मेरे पास क्या था कि जब तक ए लेस देन है 1000 के तब तक मेरे पास ये वैल्यू प्रिंट होके आ जाए, और उसके बाद ए प्लस इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास ये लाइन भी आनी थी। अब अगर इसको मैं रन करके देखूं तो देखिए मेरे पास एक दफ़ा 1100 प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है ना। 1100 मेरे पास प्रिंट हुआ आया, बेशक बाद में अगरचा मेरे पास जो है वो कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन 1100 प्रिंट हुआ आया। अगर इसको मैं दोबारा चेंज करके यहाँ पर 1 कर दूँ और अब इसको मैं रन करूँ तो देखिए मेरे पास अगेन 1 से लेके 1000 तक जो है वो काउंटर प्रिंट होके आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर लूप, सबसे आसान लूप जो कि इस्तेमाल होता है बहुत ही ज़्यादा। फॉर लूप का सिंटैक्स इस तरह है कि आप लोग फॉर लिखेंगे और पैरेंथेसिस में इंट आई लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, एक सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पर कंडीशन देंगे, सेकंड पार्ट में फिर सेमीकोलन और आखिर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, जो वो हमने बिट असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा ना वो लगा देंगे। तो ये हमारे पास सबसे ईजीएस्ट टाइप है। इसके ज़रिए भी मैं आपको 1 से 1000 तक काउंटिंग प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। और इसको इंट कर देंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1000 तक हम लोगों ने चलानी थी, आई प्लस प्लस, और यहाँ मैं सी आउट कर दूंगा ए, बल्कि आई वेरिएबल है ना, आई लिख के यहाँ पर मैं एंडल लगा दूंगा। और अब इसको अगर मैं रन करूँ तो देखें मेरे से 0 से लेके 9900 तक मेरे पास वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली लास्ट में हमारे पास एक है स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट्स है जो कि मल्टी वे डिसीजन को कंट्रोल करती है। अभी हम लोगों ने जो इफ़ डिसीजन में देखा ना, इफ़ एल्स वाला, वो हमारे पास एक कंडीशन चेक करी थी, बट मेरे पास अगर 4-5 कंडीशन आ गई, फिर मैं क्या करूँगा, मैं इफ़ एल्स इस तरह लिखता रहूँगा, तो यहाँ पर तो मैं ही ख़त्म हो जाऊँगा ना। तो इससे बचने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है मल्टी वे डिसीजन, उसका नाम है स्विच। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अगर मंडे से लेके संडे तक जो है उनमें से कोई डे प्रिंट कराना हो, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर यूज़र वैल्यू दे 1 तो मुझे मंडे प्रिंट हुआ नज़र आए, अगर 2 दे तो ट्यूसडे, अगर 3 दे तो वेंसडे, इस तरह का काम मुझे करना हो। एक मल्टीपल चॉइस में से मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, तो देन मैं उसको किस तरह से कर पाऊंगा, तो उसी चीज़ को हैंडल करने के लिए स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद मैंने ये कोड कॉपी किया हुआ है और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका सिंटैक्स किस तरह से एक्चुअली। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ना वेरिएबल डिक्लेयर कराना पड़ता है।
کہ مجھے کون سا ڈے پرنٹ کرانا ہے. اس کے بعد سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اندر یا پرینتھیسس میں وہ کنڈیشن ڈالی جاتی ہے, یعنی کہ جو ویریبل آپ بنائیں گے نا وہ یہاں پر آپ کو دینا پڑے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے کرلی بریس کے اندر یہاں پر کیس بنانے ہوتے ہیں, اور ہر کیس بنانے کے بعد آپ لوگوں کو کولن ڈالنا ہوتا ہے, اور نیچے سی آؤٹ میں اس کیس سے میچ کی گئی ویلیو کا آؤٹ پٹ کرانا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا نا ابھی کہ میں اگر 1 پریس کروں تو مجھے منڈے دکھائی دینا چاہیے, 2 پہ ٹیوزڈے, 3 پر وینسڈے, 4 پر تھرسڈے, 5 پر فرائیڈے, 6 پر سیٹرڈے اور 7 پر سنڈے. اور اسی کے اندر دیکھیں بریک اسٹیٹمنٹ بھی یوز ہو رہی ہے, تو اس کا بھی یوز کیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے بھی پہلے میں نے یہاں پر دیکھے ڈے دیا ہوئے 4, تو اس کا مطلب مجھے 4 پہ تھرسڈے دکھائی دینا چاہیے. تو اگر میں اس کو رن کروں تو دیکھتے ہیں مجھے تھرسڈے دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو یہاں پر مجھے تھرسڈے دکھائی دے رہا ہے, تو اس کا مطلب میرا کوڈ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. تو اس کو ایک دفعہ چینج کر کے بھی دے لکھتے ہیں. یہاں پہ میں اگر 7 لکھوں تو 7 پہ دیکھتے ہیں سنڈے آتا ہے یا نہیں آتا, تو یہاں پر مجھے سنڈے پرنٹ ہوا آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہمارا ٹھیک کام کر رہا ہے. لیکن یہاں اس کے ٹھیک ورک کرنے میں نا سب سے مین کردار ہے اس بریک اسٹیٹمنٹ کا. اگر میں فرض کرو کہ میں یہ بریک اسٹیٹمنٹ سب میں سے ہٹا دوں, یہاں پر میں سب میں سے جلدی سے نا بریک اسٹیٹمنٹ ہٹانے لگا ہوں, یہ میں نے بریک اسٹیٹمنٹ سب میں سے ہٹا دی. اب اگر اس کو میں رن کروں تو اس سے بھی پہلے میں 7 کو اگر 1 کروں تو ہمارے مطابق یہاں مجھے منڈے پرنٹ ہوا نظر آنا چاہیے تھا. لیکن یاد رکھیں میں نے ابھی بریک اسٹیٹمنٹ ہٹا دی ہے, تو اب میں اس کو اگر رن کروں تو دیکھنا مجھے کیا پرنٹ ہوا نظر آتا ہے. تو دیکھو مجھے سارے پرنٹ ہوئے نظر آ رہے ہیں, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے. یہ کیا ہوا, میں نے تو 1 پریس کیا تھا تو میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف منڈے نظر آئے, تو یہ کیا سارے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ وہیں بریک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے نہیں آ رہے, کیونکہ جو بریک اسٹیٹمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کیس میچ ہو جائے تو پروگرام کو وہیں سے بریک کر کے ختم کر دے. مطلب کہ اگر میرا منڈے میچ ہو گیا تھا نا تو یہاں پر بریک اسٹیٹمنٹ یہ کرتی کہ اس کو اٹھا کے باہر لے آتی پروگرام کے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہر جگہ مجھے بریک اسٹیٹمنٹ لگانی ہی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بریک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے. لیکن ان کیس ابھی یہاں پر ایک اور کیس ہے, وہ یہ کہ اگر میں یہاں پر 10 دے دوں, جیسے ڈے 10 تو کوئی ہے بھی نہیں نا میرے کیس میں, تو اب اس کو میں اگر رن کر کے دیکھوں تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. تو دیکھیں میرا پروگرام رن ہو کے ختم ہو گیا, مجھے کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں شو ہوا. تو اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ڈیفالٹ کیس بناتے ہیں, اور وہ جو ڈیفالٹ ہے اس کا کام یہ ہے, اس کے اندر میں ایک سی آؤٹ لگا سکتا ہوں اور اس کے اندر میں لکھ سکتا ہوں یو انٹر رانگ نمبر. ٹھیک ہے, تو اس کو میں اس طرح سے کر سکتا ہوں, اور اس کو ہم نے پروگرام کے اندر لکھنا ہے, باہر نہیں لکھنا, یہاں لکھنا ہے. صحیح ہے. اور اب اس کو اگر میں رن کروں تو میں نے اوپر ان پٹ دیا ہوا تھا 10, تو 10 تو کوئی ڈے ہی نہیں ہے نا, تو مجھے یہ پرنٹ ہوا نظر آ جائے گا یو انٹر رانگ نمبر. صحیح ہے. تو اگر میں یہ ڈیفالٹ نہ لگاتا تو مجھے کچھ بھی نہیں پرنٹ ہوا نظر آیا تھا, سمپلی میرا پروگرام جو ہے ختم ہو رہا تھا. تو آپ کو بریک کا بھی سمجھ آ گیا اور یہ سوئچ کا بھی سمجھ آ گیا. تو کنٹینیو کو سمجھانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو ایک وہی ایگزامپل لے رہے ہیں. ہم لوگ 1 سے لے کے 100 تک, 1000 تک نہیں کر رہے گنتی, پرنٹ 100 تک کر رہے ہیں. اور سمپلی اس کو کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے 100 تک گنتی مجھے پرنٹ ہو کے نظر آ جائے گی. تو میں نے اس کو رن کیا جیسے ہی, تو مجھے یہاں پر 99 تک پرنٹ ہو کے نظر آ گیا, کیونکہ میں نے 100 ایکول ٹو نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ 50 جو ہے 50 یہ مجھے پرنٹ ہوا نظر نہ آئے, تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, یہاں پر ایک کنڈیشن ڈال دوں گا. یہاں پر اس کو میں کٹ کروں گا اور یہاں پر میں کنڈیشن ڈالوں گا. اس کنڈیشن کے اندر کیا لکھوں گا, اگر جو میرا آئی ہے وہ ایکول ٹو ہو جاتا ہے 50 کے, مطلب کہ آئی جو ہے وہ 50 کے ایکول ہو جاتا ہے, دین کیا کرے, کنٹینیو کر دے, کنٹینیو کے اسٹیٹمنٹ چلا دے. نہیں تو کیا کرے, نہیں تو اگلے کیا کرے, سی آؤٹ کر دے آئی کو. صحیح ہے. تو اس طرح سے کچھ میں کر سکتا ہوں, اور اس کو میں ڈیلیٹ کر کے اگر میں اب رن کروں تو دیکھنا ہوگا کیا, مجھے 50 نہیں پرنٹ ہوا نظر آئے گا. تو یہاں پر یہ 99 تک پرنٹ ہو گیا. کہاں ہے 50 یہ دیکھیں 49 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 51 پرنٹ ہوا آ رہا ہے, 50 نہیں آ رہا. تو یہ 50 کہاں گیا, اسی کنٹینیو اسٹیٹمنٹ نے اس کو پرنٹ نہیں کروایا. تو یہ کام ہوتا ہے کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کا. اب ڈفرینٹ سمجھ لیں, جو کنٹینیو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس لائن کو اسکپ کر کے اگلے کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرا دیتی ہے. بٹ جو بریک اسٹیٹمنٹ تھی جو ابھی ہم نے دیکھا سوئچ میں, وہ کیا کرتے تھے, جب کیس میچ ہو رہا تھا نا اسی وقت ہی سارے پروگرام کو ختم کر کے وہیں رک رہی تھی. مطلب یہ کہ اب ایک اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر دیکھا تھا ہم لوگوں نے کہ 50 پرنٹ نہیں ہو رہا تھا, اس کے بعد بھی ساری ویلیوز پرنٹ ہو رہی تھی. بٹ اگر میں یہاں کنٹینیو کو چینج کر کے بریک کر دوں, کنٹینیو کو چینج کر کے بریک کر دوں, اور اب اس کو اگر میں رن کروں, اور اس سے بھی پہلے میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں, اور اس کو میں جیسے ہی رن کروں گا تو دیکھنا اب ہوگا کیا. تو دیکھیں میرے پاس نا 49 تک پرنٹ ہوئے, آگے پرنٹ ہی نہیں ہوئے. تو یہ کیا ہوا, تو بریک کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جہاں تک وہ کنڈیشن میچ کر رہی ہے نا وہاں تک پرنٹ کرے گا, اس کے بعد ساری ویلیوز کو چھوڑ دے گا. تو یہ تھا بریک اور کنٹینیو میں ڈفرنس. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب آ جاتے ہیں آپ کے ہینڈز آؤٹ کی طرف. جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا وہ میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا.
ٹھیک ہے. یہ بٹ وائز آپریٹر والا ہو گیا. یہ سارا ویریبلس بھی میں نے سمجھا دیا, ڈیٹا ٹائپس بھی سمجھا دیے, آپریٹرس بھی کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں وہ سمجھا دیے. ٹھیک ہے. ماڈولس آپریٹر اور ڈیوائڈ آپریٹر میں درمیان فرق بھی بتا دیا. لاجیکل آپریٹر بھی سمجھا دیے. لاجیکل آپریٹر میں دیکھو یہ والے بھی آ رہے ہیں, لیس دین, گریٹر دین, ان کو ریلیشنل آپریٹر بائی دا وے بولا جاتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا تھا, یہ اس کا سنٹیکس بھی سارا لکھا ہوا ہے. بٹ وائز اینڈ آپریٹر یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا, اس لیے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد پروگرامنگ کنسٹرکچر, بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ لانگ کویشچن, 3 قسم کے, سیکوینشل, ڈیسیژن اور لوپ. اس کے بعد ہم لوگوں نے سیکوینشل تو ویسے ہی سب کو آتا ہے, ڈیسیژن اور لوپ دیکھنا تھا. تو ڈیسیژن میں ہمارے پاس اف کنڈیشن تھی جو کہ میں نے آپ کو ایگزیکیوٹ کرا کے دکھا دی. ایک ہوتی ہے نیسٹڈ اف. نیسٹڈ اف میں کیا ہوتا ہے کہ جو اف ایلس والی ہے نا, یہاں سے یہاں تک دیکھیں اگر آپ, تو اف ایلس والی دیکھیں, اف کنڈیشن کے بعد اس نے دوبارہ اف یوز کی ہوئی ہے, اف ایلس. یہ اف اور یہ ایلس ایک ہے, اور اس کے اندر دیکھیں ایک اور اف, ایک اور ایلس استعمال ہوئی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک نیسٹڈ اف اس کو بولا جاتا ہے. تو اور نیکسٹ پہ تھا ہمارا لوپس, وائل لوپ تھا, یہ بھی آپ کو ایگزیکیوٹ کرا کے دکھا دیا. اس کا فلو چارٹ ہے یہ آپ لوگ یہیں سے دیکھ لینا, اب میں نے وہاں اس لیے نہیں سمجھایا. تو اس میں ہوتا کہ ایکچولی یہ وائل لوپ جیسے سٹارٹ ہوتی ہے کنڈیشن چیک ہوتے ہیں, کنڈیشن چیک کرنے کے بعد جو اس نے ایگزیکیوٹ کرانا تھا وہ ایگزیکیوٹ کراتا رہتا ہے. یہاں دیکھیں فلو کو, میرے کرسر کو دیکھیں, یہ ایسے فلو گھومتا رہتا ہے جب تک کنڈیشن فالز نہیں ہوتی. جیسے کنڈیشن فالز ہو جاتی ہے پروگرام ایگزٹ کر جاتا ہے. اس کے بعد ڈو وائل لوپ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس اس وقت بھی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں جب ہمارے پاس کنڈیشن فالز ہو جاتی ہے. اس کا بھی فلو چارٹ ویسے ہی ہے. سب سے پہلے اس کے اندر میرے پاس لائنز ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, پھر کنڈیشن چیک کی جاتی ہے. جبکہ وائل میں کیا تھا, پہلے کنڈیشن تھی پھر میرے پاس اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہوتی تھی. تو یہ اس میں ایک ڈفرینس ہے. اس کے بعد فور لوپ, یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا, کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں. کنڈیشن ہوگی, چیک ہوگا, انکریمنٹ ڈیکریمنٹ یہ گھومتا رہے گا جیسے کنڈیشن فالس, پروگرام ایگزٹ. اور اس کے بعد سوئچ, کنٹینیو اور بریک میں دیکھ لیا. فنکشنز کیا ہوتے ہیں, فنکشن کال کیا ہوتی ہے, یہ ہمارے پاس اس میں کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہے تو اس کو میں نے اسکپ کر دی ہے. اس کے بعد یہ ایریز کی ہوتی ہیں. ایریز ہمارے پاس کنزیکٹیو میموری لوکیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم لوگ سیم ٹائپ کا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. اب ایرے ہے نا, وہ اس کا انڈیکس ہوتا ہے 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سے 1 پہ جا کے ختم ہوتا ہے. مطلب کہ اگر یہ میرے پاس 6 ڈبے ہیں تو اس کا جو انڈیکس لاسٹ ہوگا نا وہ 5 ہوگا. صحیح ہے. تو یہ 0 سے سٹارٹ ہو کے 5 تک جاتا ہے. ٹوٹل 6 ایلیمنٹ بنتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ایکسیس کیا جاتا ہے. اے اور جو اسکیئر بریکٹ کے اندر اگر جو سا ایلیمنٹ ایکسیس کرنا ہے اس کا نمبر لکھ دیں گے تو اس کو بولا جاتا ہے انڈیکس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں پوائنٹرز. پوائنٹرز کو آپ لوگ سمپلی اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ویریبل کا ایڈریس اسٹور کراتا ہے. ایک ہوتی ہے ویریبل کی ویلیو, جیسے انٹ اے از اکول ٹو 12. یہ میرے پاس اے کے اندر ویلیو کیا ہے, 12 ہے. لیکن اگر میں نے اس کا ایڈریس اسٹور کرانا ہے تو مجھے پوائنٹر اسٹور کرانا ہوگا. تو اس کو اسٹور کرانے کے لیے سمپل آپ لوگ ویریبل کے نام کے ساتھ نا اسٹار کا سمبل یوز کر لیتے ہیں, تو وہ ایڈریس اسٹور کراتا ہے. اب وہ ویلیو نہیں اسٹور کرا رہا, وہ ایڈریس اسٹور کرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتے فائل آئیو. یہ ہم لوگوں نے سی, ٹیل اور یہ سارے فنکشن لیکچر نمبر 19 میں پڑھ لیے تھے, تو یہ ہمارے پاس اس میں اتنی زیادہ اس کو ضرورت نہیں ہے.